नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में। और आज हम बात करने वाले हैं 2 ऐसी विभूतियों के बारे में जो लगातार यह सिद्ध करने का प्रयास करती रहती हैं कि उनसे अधिक प्रताड़ना किसी और को नहीं झेलनी पड़ी है। और उनमें से एक आप जानते हैं रवीश कुमार है और दूसरे कौन है? हमारे और आपके राहुल गांधी। आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। हमारे साथ ओंकार चौधरी जी जुड़ चुके हैं। ओंकार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आपको भी और सभी दर्शकों को भी। ये जो 2 विभूतियाँ हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, राहुल गांधी और रवीश कुमार, इनको पता नहीं क्यों लगता है कि जनता इनको बड़ी गंभीरता से लेती है। और जो इनका जो पतन हुआ है या जिस गर्त में ये हैं, उसके लिए ये स्वयं नहीं अपितु और लोग जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि टीआरपी तो दोनों की ही एक जैसी ही गिरी हुई है, लगातार गिरती जा रही है। फिर भी ये लगातार ब्लेम करते रहते हैं, कभी मीडिया को ब्लेम करते हैं, कभी मोदी को ब्लेम करते हैं, कभी एक्स को ब्लेम करते हैं, कभी वाई को ब्लेम करते हैं। आप क्या सोचते हैं? संजय जी, अगर कोई किसी के कोसने से मरता होता तो जो वो चीलें होती हैं, जो गिद्ध होते हैं, उनके रोज रोज कोसने से और चाहने से बहुत सारे जानवर मर चुके होते। और नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया है, लुटियन मीडिया के द्वारा, सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों के द्वारा, टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा, अवार्ड वापसी गैंग के द्वारा, और फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के तमाम चेहरे हमारे मानस पटल पर उभरते हैं। 2013 से लेकर के जब वो प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे, बल्कि उससे भी पहले चले जाइए, जब 60 से ज्यादा सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी थी ओबामा को कि साहब इनको आप वीजा मत दीजिएगा अमेरिका का, जब तब तो वो मुख्यमंत्री ही थे गुजरात के। इनको कितना कोसा गया है, इनके बारे में कितना झूठ बोला गया है, उनका उनके चरित्र का किस तरीके से मान मर्दन किया गया है, और जिसके लिए वो कभी किसी एजेंसी के द्वारा, किसी आयोग, किसी कमेटी के द्वारा, किसी एसआईटी के द्वारा दोषी नहीं ठहराए गए। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको क्लीन चिट दी है एक तरीके से, उस मामले में आज तक उनको, मतलब आप दोषी करार देकर के उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से, मतलब उनकी छवि को तार-तार करने की साजिशें रचते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो नरेंद्र मोदी का ही, मतलब सियासी पतन हो जाना चाहिए था, अलग-थलग हो जाने चाहिए थे, दीवार से लग जाने चाहिए थे। पर सच कभी छिपता नहीं है, और इस देश की जनता ये बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि सच क्या है, झूठ क्या है। उनके बारे में अभी भी ये, इस यात्रा के दौरान भी, जितना भी 2800-2900 किलोमीटर चले हैं, इसमें भी इन्होंने कौन-सी कोर कसर बाकी छोड़ी है। 3 उद्योगपति, 3 इनके मित्र या 5 इनके मित्र। अरे भाई, पब्लिक क्या बेवकूफ़ है? 2014 से पहले क्या अंबानी अंबानी नहीं थे, या अडानी अडानी नहीं थे, या दूसरे उद्योगपति क्या भीख का कटोरा लेकर के सड़कों पर भीख मांग रहे थे? 2014 के बाद ही वो अडानी अंबानी बने हैं क्या? आपके समय में क्या वो अ, अपने सब उद्योग धंधे नहीं चला रहे थे? तो ये, इन्होंने भी कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं है। और जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, आपकी मम्मी मौत का सौदागर 2007 में बता चुकी थी, उसके बाद भी तमाम विश्वमन उनके बारे में किया गया, तो सामने वाले जो हैं वो हाथों में चूड़ियां पहन करके बैठे हैं क्या? वो भी तो प्रत्युत्तर में अपनी आईटी सेल को सक्रिय करेंगे। वो भी तो आपको आपकी हदें और आपकी जगह दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? जैसे डेमोक्रेटिक अधिकार आपका है ये सब करने का, ऐसे ही डेमोक्रेटिक अधिकार उनके भी तो होंगे, तो वो भी करेंगे। कुछ तो वो कर रहे हैं और कुछ आप लगातार मौके दे रहे हैं।
आपके ऐसे-ऐसे बयान आ रहे हैं जो हम इस प्रोग्राम में आगे जब संजय जी से अनुमति मिलेगी तो सुनवाएँगे, जिनको मतलब ये तो हाल के ही हैं और ये बताते हैं कि आपकी जो दुर्दशा है, आपके प्रति जो लोगों का मोहभंग है, आप पर जो विश्वास कायम नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह कोई नरेंद्र मोदी नहीं है, कोई आईटी सेल नहीं है किसी पार्टी की, इसके लिए खुद आप ज़िम्मेदार हैं। कोई आपसे तो नहीं कहता है ना कि आप इस तरह के वक्तव्य दीजिए, इस तरह के हास्यास्पद वक्तव्य देकर के लोगों का मनोरंजन करिए और अपनी जो छवि है वो एक जोकर की बना दीजिए। ये तो आपको नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी या कोई और नहीं सलाह दे रहा है आपको, आपके पास तो बहुत सारे सलाहकार हैं। आपके बयानों को ग्लोरीफाई करके और बहुत अच्छे तरीके से सजा करके ट्विटर हैंडल पर भी, यूट्यूब पर भी, कांग्रेस का जितना भी मीडिया मंच है उस पर भी और जो आपके शुभचिंतक हैं मीडिया में उन तक भी पहुंचाने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। उस पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं आप, तो आप भी ग्लोरीफाई हो जाइए, आप भी अपनी छवि चमका लीजिए। अगर नरेंद्र मोदी पर आप ये आरोप लगाते हैं, इसी तरीके से जिस दूसरे सज्जन का नाम आपने लिया है, तो मेरी तो समझ में आज तक ये नहीं आया संजय जी कि जब तक अंबानी के पास शेयर थे एनडीटीवी के, तब तक तो उनको कोई परेशानी नहीं थी, वो नौकर बने हुए थे अंबानी के और जैसे ही अडानी के पास शेयर पहुंचे, तो उनको लगा कि अरे! मैं तो अब अडानी का भी नौकर हो गया या अडानी का नौकर हो गया। तब तक तो इनके जो मालिक थे, प्रणय रॉय और राधिका राय, उन्होंने बस डायरेक्टरशिप छोड़ी थी ना, एनडीटीवी तो नहीं छोड़ा था। एनडीटीवी तो अब छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, केवल 5% शेयर अपने पास रख करके, बाकी सब अडानी को देने को तैयार हैं क्योंकि अच्छा पैसा मिल रहा है। तो अगर कोई खरीदार है और कोई बिकने को तैयार है और आपने अतीत में कुछ ऐसे कर्म कर रखे हैं कि आपने जो अपना भाग्य है वो किसी और विधाता के पास रखा हुआ है, तो वो तो जो शर्तें हैं समझौते की, उनके अनुरूप ही आचरण कर रहा है। कुछ डिच करने वाली बात तो अडानी ने की नहीं है। जिस कंपनी को आपने अधिकार दे रखे थे कि आप शेयरों में ये चेंज कर लीजिए जब आप चाहें, उस कंपनी को अडानी ने ले लिया और उनके पास शेयर पहुंच गए। अब वो कुछ और शेयर खरीद रहे हैं, 50% से अधिक उनके पास हो जाएंगे, 57%, तो मालिकाना हक उनका हो जाएगा। डायरेक्टर उनके आ गए हैं 3 ऑलरेडी। तो ये विक्टिम कार्ड खेलना रवीश कुमार के द्वारा और ये एक माहौल क्रिएट करना कि साहब चूंकि नरेंद्र मोदी को हमसे बड़ा भारी खतरा हो गया था। अरे भाई, 2014 में आप लोगों ने घोड़े दौड़ाने में कोई कसर बाकी छोड़ी थी क्या? या उसके बाद भी जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं और फिर 2019 में लोकसभा चुनाव हुए हैं, तब तो आप उसी पद पर थे ना, उसी चैनल में थे ना। तब तो आप जी भर भर करके कोस रहे थे ना। प्राइम टाइम में ऐसा पैनल बैठा रहे थे ना, जो जिनकी शिनाख्त ही मोदी विरोधियों की है। तो आपने क्या उखाड़ लिया साहब? 2014 से लेकर के 2019 और 22 तक भी जब तक आप एनडीटीवी में थे, आपने क्या बिगाड़ लिया मोदी का? मोदी का रास्ता रोक पाए क्या आप? तो मोदी पर ये ब्लेम करना कि साहब मेरी नौकरी मोदी खा गए क्योंकि मुझसे घबरा रहे थे। अरे भाई, काहे को घबरा रहे थे? आप आप एनडीटीवी की हैं क्या? रेटिंग तो सबसे डाउन चली गई थी। हाँ, मतलब आप हैं क्या? मतलब अपनी औकात आप इतनी बड़ी बना रहे हो कि जैसे मोदी की सेहत पे या मोदी सरकार की सेहत पे कोई तुम रंच मात्र भी कोई प्रभाव डाल पा रहे हो, तब तो समझ में आता है कि भाई आपसे वो खौफजदा हो गए और आपकी नौकरी खा गए। सीधे-सीधे आपके मालिकान ने एक हरकत की, उस हरकत के चलते आपका एनडीटीवी का शेयर जो है वो मोस्टली अडानी के पास चला गया, अडानी ने वो ले लिया, उसमें डायरेक्टर बैठा दिए, आपके डायरेक्टर्स ने जो है रिजाइन कर दिया, वो बाहर हो गए। कहानी इतनी सी है। आप चाहते तो जैसे एनडीटीवी में बाकी कर्मचारी अब भी काम कर रहे हैं, आप भी काम करते रहते। तो आप अपने को मतलब मोदी जितना ऊंचा और पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये गलती तो आपकी है, ये गलतफहमी तो आपकी है, किसी और की थोड़ा है।
जी। रवीश कुमार जी कहते हैं कि अडानी ने हज़ारों करोड़ रुपए सिर्फ़ इसलिए खर्च किए कि जिससे कि रवीश कुमार जी बेरोज़गार हो जावें। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी ने हज़ारों करोड़ रुपए केवल इसलिए खर्च किए कि जिससे कि उनकी छवि बिगड़ जावे। तो वही वाली बात पुनः आपसे करूँगा यद्यपि आपने थोड़ा संकेत तो दिया है उसका कि इन दोनों कार्यों के लिए क्या एक नया पैसा भी खर्च करना आवश्यक है क्या? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ संजय जी कि छवि तो तब खराब हो जब आपकी कोई छवि हो। आपकी छवि तो एक मतलब अजीबो-गरीब बना ली है आपने। मैं सुनवाता हूँ ना इनका एक वॉइस सुनवा देता हूँ, जी, जी, दर्शकों को जी। भी समझ में आ बिल्कुल। जाएगा कि ये कितने महान नेता हैं, कितने मतलब विज़नरी लीडरशिप क्वालिटी है इनके भीतर और किस तरह का कितना बेहतरीन भाषण देते हैं ये। सुनिए। पता नहीं आपने देखा या नहीं, इसमें कुत्ते भी आए। कुत्ते भी आए इसमें, कुत्ते आए। और आपने, अगर आप टीवी देख रहे होते, आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा। इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, सुअर भी आए। मैंने देखा तो सब जानवर आए, सब लोग आए, और यहाँ पे कोई नफरत नहीं। जैसा हमारा हिंदुस्तान है वैसे ये यात्रा है, कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई गलत सवाल नहीं। कभी कभी कोई गिर जाता, जैसे हमारे हरियाणा के पीसीसी गिरे, आराम से गिरे, केरला के सब नेता गिर गए, एक सेकंड में लोग उनको खा लेते। क्या ज़रूरत है इनकी छवि को बर्बाद करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करने की? वैसे तो लोगों ने बता दिया है कि इस समय तो ये चल रहा है कि भाई कुत्ता कौन था? इनके साथ हाँ, चलने वालों मतलब में से सुअर कौन था और भैंस कौन थी? हम लोगों में भैंस के ऊपर लेके जो है वो मतभेद है कि स्वरा भास्कर भैंस थी या सुप्रिया श्रीनेत भैंस थी। अब ये इस तरह के कयास लग रहे हैं, बाकी तो सब लोगों ने अपने कयास लगा ही लिए। मतलब क्या ज़रूरत है किसी मतलब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को 1 कौड़ी खर्च करने की? वो दूसरे कामों पे खर्च करेंगे, अपने पार्टी के विस्तार के लिए खर्च करेंगे। उनकी मदद तो आप लगातार कर ही रहे हो ना। इससे ज़्यादा मदद और भारतीय जनता पार्टी की क्या होगी कि आप अच्छा दूसरी बात, इनका एक और वॉइस मैं सुनवा देता हूँ, लगे हाथ। हाँ, सुनाइए। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ने के लिए निकले हैं। जब लोगों ने पूछा क्यों निकले हैं आप भारत जोड़ने के लिए? भारत तो जुड़ा हुआ है, एकजुट है। नहीं, नहीं, बहुत नफ़रत है। नफ़रत फैलाई है भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी ने और आरएसएस ने। अब अपनी ही बात का ज़रा खंडन सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। ये देश एक है, इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। अगर सारे मोहब्बत करते हैं, गले लगते हैं, प्यार करते हैं, इस देश में कोई नफ़रत नहीं है, तो फिर भारत जोड़ने की ज़रूरत क्या है? तो मतलब भारत ये तोड़ने निकले, भारत जोड़ने थोड़ी निकले। इनको नफ़रत है मोदी से, इनको नफ़रत है भारतीय जनता पार्टी से, उस नफ़रत को प्रकट करने के लिए निकले हैं। तो मेरा कहना सिर्फ़ इतना है कि भई क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों पाखंड कर रहे हो? पिछले 8 साल में, साढ़े 8 साल में इस देश में कहीं कोई बड़ा दंगा हुआ है क्या? कोई बड़ा फ़साद हुआ है क्या? 1-2 को छोड़ दें, शुरू के कुछ वर्षों में, 2-3 वर्षों में, कोई बड़ी नक्सलवादी घटना हुई है क्या? आतंकवादी क्या पठानकोट से आगे देश की सीमा में, सरहद में घुस पाए हैं क्या? इनको एक्चुअल में पीड़ा यही है। इनका सबसे बड़ा दर्द यही है कि जिन-जिन मुद्दों को लेकर के ये नरेंद्र मोदी का जिस तरह का स्केच बनाना चाहते थे, जिस तरह का पोर्ट्रे करना चाहते थे, उसमें कामयाबी मिल नहीं पा रही है।
और जनता का मतलब रंच मात्र भी मोहभंग नहीं हो पा रहा है। अब मैं कहता हूं कभी कभी कि बाय डिफॉल्ट जो है, जैसे हिमाचल में जीत मिल गई भारतीय जनता इसको, कांग्रेस को, या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिल गई थी, पंजाब में मिल गई थी 2017 में, इनको छोड़ दें तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो मोस्टली जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर सीधी होती है, वहां भारतीय जनता पार्टी मोस्टली चुनाव जीती है। और जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहां, और भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, वहां क्षेत्रीय पार्टी चुनाव जीतती हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक कहा भी था, और आपके साथ भी एक वीडियो चर्चा में मैंने कहा था, और आप तो जानते हैं इतने सीनियर आदमी हैं, इतने सुलझे हुए विश्लेषक हैं। ये यात्रा एक्चुअल में इन्होंने नरेंद्र मोदी को एक प्रतीक के तौर पर जरूर एक जगह स्थापित कर दिया है कि इनको गाली दो, गाली दो, गाली दो, गाली दो, आरएसएस को गाली दो, ताकि जो मुस्लिम वोट है, जो ये हमेशा तुष्टीकरण करते रहे हैं, उनको हम किसी तरीके से गोलबंद कर सके। इनको जितनी गाली देंगे वो उतने गोलबंद होंगे। पर एक्चुअल में इस यात्रा का तो कुल मिलाकर के मकसद ये था ना कि जो ममता बनर्जी की तरफ से चुनौती मिलनी शुरू हो गई थी, शरद पवार बार बार प्रशांत किशोर से मिल रहे थे, बुला रहे थे, बातचीत कर रहे थे, के चंद्रशेखर राव पटना कभी महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे बैठे थे कि सबसे बड़ा नेता तो मैं ही बन गया हूं पंजाब जीतने के बाद। और इसी तरीके से नीतीश बाबू जो है वो भी चाय पर चर्चा के लिए निकल पड़े थे दिल्ली में। कई नेताओं से उन्होंने चाय पर चर्चा की थी, जिसका मजाक भी उड़ाया था प्रशांत किशोर ने, ये कह करके कि भाई नेताओं के साथ बैठ करके चाय पीने से आप अखिल भारतीय स्तर के नेता नहीं बनते हैं, या आप 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं बन जाएंगे। आप पहले अपना घर तो संभाल लो। और संजय जी, आपको याद होगा जब ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रारूप सामने आया था, जब चर्चा होनी शुरू हुई थी, जब इसकी तैयारी होनी शुरू हुई थी, लगभग उसी काल में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी थी और एक 8 पेज की चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी थी, और उसमें बहुत गंभीर एलिगेशन लगाए थे। अलग अलग टेलीविजन चैनलों को जो इंटरव्यू दिए थे, उन्होंने कहा था कि 2014 में जब मैडम ने इनको उपाध्यक्ष बनाया, उसके बाद से इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया कांग्रेस का। जो एक मैकेनिज्म बना हुआ था कि भाई अलग अलग राज्यों के लिए जो विशेषज्ञ नेता हैं आपके पास उपलब्ध, उनसे चर्चा करके फिर आप फैसले लेते थे कि आगे करना क्या है, जो भी समस्याएं आती थी उनको सुलझाने के लिए। उपाध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने तो विदेश नीति भी, रक्षा नीति भी, आर्थिक नीति भी, तमाम जो भी सामरिक मुद्दे हैं उन पर खुद ही ट्वीट करने शुरू कर दिया। सीडब्ल्यूसी को भी उठा करके खूंटी पे टांग दिया, सारे बड़े नेताओं को भी किनारे लगा दिया, दीवार से लगा दिया। उनकी कोई इज्जत नहीं, उनसे कोई परामर्श नहीं, उनसे कोई बातचीत नहीं। तो कांग्रेस में जो मतलब हुआ है, जो क्योस की स्थिति हुई है, जो भगदड़ मची है, और अलग अलग राज्यों में जो हालत हुई है कांग्रेस की, उसके लिए कोई और जिम्मेदार है क्या? उसके लिए तो यही जिम्मेदार है। और अहंकार, ईगो और अंतर्विरोध, मतलब मैंने वो तारीख नोट कर रखी है, 23 जुलाई 2018, लोकसभा में 40 मिनट का भाषण दिया इस आदमी ने। नरेंद्र मोदी सामने बैठे हुए थे, जितनी गालियां निकाल सकते थे, जितने मुद्दों पर कोस सकते थे कोसा, और आखिरी के मिनट में जाकर के नरेंद्र मोदी के गले पड़ गए। गले पड़ गए। तो मतलब इतना अंतर्विरोध। आप वीर सावरकर को गाली देते हुए आ रहे हैं, और वो भी महाराष्ट्र की धरती पर जाकर के आपने वीर सावरकर को कोसा, जिसके बारे में कोई जरा सी भी अगर समझ रखने वाला पॉलिटिशियन होता है तो वो चाहे कहीं उस धरा के महापुरुष के बारे में कुछ बोल दे, लेकिन उसकी जन्मभूमि पर जाकर के तो ये गुस्ताखी नहीं करेगा, लेकिन आपने किया। और आप आरएसएस को गाली देते आ रहे हैं, आप निक्कर में आग लगा करके अपने सोशल मीडिया मंच पर टंगवा रहे हैं, और दिल्ली पहुंचते पहुंचते अटल जी की समाधि पे जाके उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये इतना कंफ्यूज आदमी है, इसने पूरी पार्टी को, पार्टी लीडरशिप को भी कंफ्यूज करके रखा हुआ है।
देखिए, एक बात के लिए नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी पड़ेगी। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तय किया कि मुझे जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर नहीं जाना है, मुझे इंदिरा गांधी की समाधि पर नहीं जाना है, मुझे राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए नहीं जाना है। जब जब इनकी जयंती या पुण्यतिथि आती है, वो एक ट्वीट कर देते हैं। एक प्रधानमंत्री का जो दायित्व है उतना करते हैं, बाकी वो शो कर चुके हैं कि ना वो नेहरू की नीतियों से सहमत, ना वो इंदिरा गांधी की अराजकता तानाशाही से इमरजेंसी जो लगाई थी, जो एक काला अध्याय है हमारे संविधान का, भारत का, लोकतंत्र का, उससे वो सहमत हैं, और ना वो राजीव गांधी को प्रशस्ति उनकी करना चाहते हैं। वो क्लियर हैं, अपने विजन में क्लियर हैं, ये कंफ्यूज है। मुझे बताइए कि इससे पहले क्या ये चौधरी चरण सिंह की समाधि पर कभी गए, बाबू जगजीवन राम की पर गए, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर गए, या कांग्रेस का कोई नेता गया? इसी बार क्यों गया है? अभी क्यों गए ये? क्योंकि इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, लोगों का मोहभंग हो चुका है, जनाधार खिसक चुका है। और अगर अब भी जो अतीत में गलतियां हुई हैं उनको नहीं सुधारा गया तो बेड़ा गर्क पूरी तरीके से होगा। एक और सवाल मैं पूछ लेता हूं लगे हाथ राहुल गांधी से और कांग्रेस की जो पूर्व अंतरिम अध्यक्ष हैं या पूर्णकालिक अध्यक्ष रही हैं, जब लालकृष्ण आडवाणी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, एक चिट्ठी लिखी थी कि साहब अटल जी को भारत रत्न दीजिए। क्यों नहीं दिया था? अगर इतना ही सम्मान अटल जी का है कि आप अब पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि आप, आपकी माता जी या कांग्रेस का कोई भी नेता, मुख्यमंत्री अब से पहले अटल जी की समाधि पर गया हो पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस का जो वोट बेस था, मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित, वो समय समय पर पूरी तरीके से छिटक गया। DS4 बना, फिर BSP बनी, दलित उधर चला गया, फिर बाबरी विध्वंस, मुसलमान छिटक गया क्योंकि PV नरसिम्हा राव के समय हुआ था। वो वापस आता है तो बहुत स्ट्रेटेजिकली वोट करता है। भारतीय जनता पार्टी को जिसका कैंडिडेट हरा सकता है उसको वोट करता है, वो कांग्रेस को नहीं करता। इसी तरीके से आपसे ब्राह्मण तब छिटक गया था जब अटल जी का अभ्युदय हो रहा था। अटल जी की तरफ, बीजेपी की तरफ ब्राह्मण वोट चला गया था। तो अब इनको लगता है कि साहब उत्तर प्रदेश में पूरा सफाया, वेस्ट जो पूरी बेल्ट है, जो जाट किसान बेल्ट है, ये थोड़ी सी अब गरमाई हुई है, वो 13 महीने के आंदोलन की वजह से। तो चरण सिंह के समाधि पर भी जाइए, पुष्पांजलि अर्पित करिए, शायद उनमें एक मैसेज चला जाए। अटल जी के समाधि पर जाएंगे तो शायद ब्राह्मणों में जो छिटक गए थे उनकी वापसी में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो मैं तो ये देख रहा था कि ये बहादुर शाह जफर की मजार वगैरह दिल्ली में है कि नहीं है, क्योंकि वहां भी जाना चाहिए था इनको। तो मतलब कोई उसके लिए तो छोड़ ही नहीं है। रंगून जाना पड़ेगा। तो अपना मजाक ये खुद बनवा रहे हैं, कोई नरेंद्र मोदी या कोई वो गोदी मीडिया या कोई और नहीं बना रहा है। इनके अपने कर्म, इनका अपना आचरण, इनके अपने वक्तव्य ही इनका मजाक बनवा रहे हैं। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि आप कृपया लाइक का बटन अवश्य दबा लें, और आप लोग जो भी देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपना सहयोग चैनल के साथ बनाए रखने के लिए जो आप लिंक्स देख रहे हैं नीचे, उन पर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमें सहयोग कर सकते हैं पत्रम पुष्पम के साथ। एक बड़ी विचित्र बात कही, और आपने वो दोनों इंटरव्यू रवीश कुमार के भी देखे होंगे जिनकी बड़ी चर्चा है। मैंने भी उसके ऊपर टिप्पणी की थी, आपने भी संभवतः की है, जिसमें से एक उन्होंने करण थापर के साथ किया है और एक अजीत अंजुम के साथ किया है। अब ये दोनों भी जो है वो पिटे हुए मोहरे हैं बेचारे, वक्त के बारे। और करण थापर को तो कौन नहीं जानता, उनका तो वंशानुगत इतिहास है। और
वो भी जो है वो अडानी को रो रहे हैं। और आज राहुल गांधी भी क्या कह रहे हैं, कल जो उन्होंने कहा, वो उस पर हमारे जो पूर्व विदेश सचिव हैं कमल सिब्बल जी ने, उन्होंने भी टिप्पणी की कि राहुल गांधी जी ने कहा कि लाल किला भी उद्योगपतियों के हाथ में है और रेलवे भी उद्योगपतियों के हाथ में है और अब ताजमहल भी चला जाएगा, मेरे पास केवल सच है। तो ये कोट करके उन्होंने पूछा कि क्या यही सच है? कौन सा सच है? ये देश को बताते क्यों नहीं कि इनके पास कौन सा सच है, सिवाय इसके कि ये सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बेटे हैं या इंदिरा गांधी के पोते हैं। इस सच के अलावा और कौन सा सच है इनके पास? मैं तो कई बार कहता हूं कि इनके पीछे, नाम के पीछे जो गांधी शब्द लगा हुआ है, इसको हटा दीजिए और फिर ये जरा कहीं जाएं, इनको कहीं काम मिलेगा क्या? क्वालिटी क्या है? क्वालिटी तो कुछ नहीं है, सिवाय इसके, इस सच के अलावा तो कोई क्वालिटी नहीं है कि ये इंदिरा गांधी के पोते हैं या राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे हैं। और यही क्वालिटी शायद, और यही सच है जिसकी वजह से कांग्रेस बर्बाद हो रही है। इस सच को कब स्वीकार करेगा ये परिवार कि मां का जो एक सपना है, हालांकि वो सपना पूरा हो गया, बैकग्राउंड में लाल किले की प्राचीर दिखाई दे रही थी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे, कमल हसन, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी अग्रवाल सब बैठे हुए थे, इनके भाषण भी हो रहे थे, बैकग्राउंड में लाल किला था। तो मेरे विचार से ये सपना तो सोनिया गांधी का पूरा हो गया कि मेरा बेटा जो है वो लाल किले की प्राचीर से बोले, प्राचीर से नहीं बोले पर प्राचीर दिखाई दे रही थी पीछे से, तो वो सपना तो पूरा हो गया। लाल किला का मैदान तो कोई भी किराए पे ले सकता है जी, वहां रामलीला भी होती है एक्चुअल में, तो वहां तो वैसा ही कुछ लीला इन्होंने करने की कोशिश की, अपना सपना वो पूरा किया है। क्या कहें, मतलब कौन से सच की बात करते हैं और इतने सारे सचों को किस तरीके से ये झूठ बोल बोल करके उन पर ये धूल बैठाने की कोशिश करते हैं, पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं अलग तरीके से। लोगों में कितना गुस्सा है इनको शायद पता नहीं है। जब से इन्होंने वो बयान दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में हमारी सेना पिट रही है और यही सच है, कांग्रेस ने एक्चुअल में इनके नेतृत्व में, इनकी माताजी के नेतृत्व में इतनी बड़ी-बड़ी गलतियां कर दी हैं। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है ये देश और देश के लोग, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि सरहदों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले जो हमारे वीर सेनानी हैं, सेना के जवान हैं, जो अपना सर्वस्व बलिदान देते हैं, न्योछावर कर देते हैं देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, कोई उनको गाली दे, उनका अपमान करे। उनका जो शौर्य है, उनका जो पराक्रम है, उनकी जो सेवाएं हैं, उन पर इस तरीके से थूकने की कोशिश करें जैसे राहुल गांधी ने किया है। क्या ये सारा देश पागल है, सूरदास है और इनके आंख की जगह आलू लगे हुए हैं, जो इनको ये दिखाई नहीं दिया वीडियो में कि हमारे जो सेना के जवान थे वो चीनी सैनिकों को पीट रहे हैं और वो सिर पर पांव रख करके वापस भाग रहे हैं अपनी जान बचा करके। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी कह देंगे, लोग मान लेंगे। ये सोशल मीडिया का जमाना है और अब तो जयपुर डायलॉग्स से लेकर के ओसीएन नेटवर्क और ऐसे बहुत सारे चैनल आ गए हैं जो जनता को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। हम लोग तो काम ही ये कर रहे हैं। तो आज जनता को पता है कि सच क्या है और झूठ कौन बोल रहा है। जो ये दावा करते हैं कि सच मेरे साथ है, एक्चुअल में झूठ इनके साथ है और झूठ के गुब्बारे पर ये फूट बैठे हुए हैं। ये गुब्बारा कई बार फूट चुका है, फिर इसमें हवा भरते हैं, फिर बैठ जाते हैं उस पर, बार-बार फूटता है। चाहे राफेल से लेकर के कितने भी आप गिनवा लो, जितनी बातें इन्होंने कही हैं,
जीएसटी के बारे में, विमुद्रीकरण के बारे में, तमाम दूसरी चीजों के बारे में। कुछ चीजों पर हमने भी क्रिटिसाइज किया है नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को। कुछ फैसलों को लेकर के हम भी टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन सफेद झूठ बोले आप। और ये देश का जो मानस है वो इतनी जल्दी चीजों को भूलता भी नहीं है। जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस तबाही मचा रहा था, बहुत सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी डामाडोल हो रही थी, तब इन्होंने और इनके सो कॉल्ड अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या कहा था उन इंटरव्यूज में। इन्होंने एक ये दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की थी कि जैसे आर्थिक सुनामी आने वाली है, बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी कि जैसे मारकाट की नौबत आ जाएगी देश में। हुआ क्या? ठीक है, हर देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई है, हमारी भी डगमगाई है, हमारे यहां भी लोगों के रोजगार गए हैं। लेकिन 2-2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद जब धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हुई, फिर से चीजें पटरी पर आ गई। और शायद हिंदुस्तान की अकेली अर्थव्यवस्था है जो दुनिया भर के देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में आज दिखाई दे रही है। कुछ महीने पहले जो रेटिंग थी वो और जो संभावना थी, उसमें भी अब 4 पॉइंट और सुधार करके नई रेटिंग आ गई है कि भाई अगले साल 6.9 जीडीपी जो है हमारी रहेगी। आप मतलब मोदी विरोध करते करते आप देश में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि लोगों में एक असुरक्षा का, अविश्वास का भाव पैदा हो जाए, या जो विदेशों में बैठे हुए निवेशक हमारे यहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, कंपनियां स्थापित करना चाहते हैं, वो डर जाएं, घबरा जाएं कि भारत की अर्थव्यवस्था तो वैसे ही चौपट होने जा रही है, हम वहां क्यों जाएं। तो ये सोचना पड़ेगा इनको, इनके सलाहकारों को, कि आप इस तरह की हरकतें करके क्या नरेंद्र मोदी से बड़ी लाइन खींच सकते हैं? क्या होप जगा सकते हैं पब्लिक में? क्या आप ये एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि आप नरेंद्र मोदी से बेहतर लीडर हैं, आप उनसे बेहतर इस देश के लिए कुछ करके दिखाने का विजन रखते हैं, ब्लूप्रिंट रखते हैं, और वो ब्लूप्रिंट क्या है ये भी आपको देश को बताना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देने से लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। जी जब हम सत्ता में आ जाएंगे तब हम अपने ब्लूप्रिंट के बारे में बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। जी नहीं, पहले आप बताइए, देश को भरोसे में लीजिए और ये साबित करिए कि आप नरेंद्र मोदी से बेहतर नेता हैं, तब जनता आप पर भरोसा करेगी। आप झूठ बोल करके, और झूठ भी ऐसे जो तुरंत पकड़े जाएं, उसी समय पकड़ लिए जाएं, इससे आप अपनी और अपनी पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं और संभावनाओं को पलीता लगा रहे हैं। तो चाहे नरेंद्र मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी का जो जिसको कहते हैं थिंक टैंक हो, जो प्लानिंग करता है हर चीज को लेकर के, उसको आप पर एक कौड़ी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप तो खुद ही उनकी इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं। जी। वैसे यदि हमारे राहुल बाबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनको भी यदि देखा जाए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किस प्रकार की थी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे प्रिय श्री राजदीप सरदेसाई जी जो हैं वो जी जी उनके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, और जिस तरह से बिल्कुल बदतमीजी से उनको सवाल तक नहीं पूछने दिया जयराम रमेश ने, जयराम रमेश। तो वो चूंकि मेरे संपर्क में रहते हैं व्हाट्सएप पर, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई ये क्या हुआ आपके साथ। तो उन्होंने उत्तर दिया कि भाई ये उनका राइट है। यानी देखिए अब जरा रवीश कुमार और राजदीप में थोड़ा तुलना कीजिए कि ये तो उनका राइट है कि वो किसी को प्रश्न पूछने दें या ना पूछने दें, लेकिन फिर भी वो ये ऐड कर रहे हैं अपनी बगैर, मतलब मैंने कोई उस पर कमेंट भी नहीं किया, उस पर अपनी तरफ से कमेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि साहब की, लेकिन फिर भी वो मोदी से तो अच्छे हैं कि कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। वाह।
उसमें तो संजय जी, अगर आपने बहुत ध्यान से देखा है, दर्शकों ने भी देखा होगा, तो उसमें जयराम रमेश राहुल गांधी के मालिक की तरह व्यवहार कर रहे थे। वो एक तरीके से राहुल गांधी को भी डांटने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल जी टाइम हो गया। और फिर राहुल गांधी ही उनको इशारा करते हैं और जवाब देना शुरू करते हैं कि नहीं नहीं, ये मित्र हैं अपने। तो जयराम रमेश का जो एरोगेंस है, ये तो उनको पे करेगा किसी ना किसी रूप में। ये यात्रा जरा खत्म हो जाए, मैं तो उस घड़ी की इंतजार कर रहा हूं। हम्म, और मेरा अपना ये व्यक्तिगत अनुभव भी है कि जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करता है कोई लाला, और हाँ, उसका जो पहला दायित्व किसी को सौंपता है, वो जो उसको खड़ा करता है, वो बहुत समय तक सीईओ रहता नहीं है। सबसे पहले झटका उसी का होता है। तो ये यात्रा खत्म होने के बाद मुझे लगता है जयराम रमेश का बंडल बंधेगा। हम्म, जी, जी। बिल्कुल। तो बहुत ही रुचिकर चल रहा है इस समय, पूरा एक प्रतियोगिता चल रही है। एक तरफ हमारे राहुल बाबा हैं, दूसरी तरफ हमारे रवीश कुमार जी हैं, और दोनों अपने आप को पूरी तरह से प्रताड़ित और बेचारा सिद्ध करने में लगे हुए हैं। और दोनों को ऐसा लगता है कि, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि राहुल बाबा का तो जो है स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि वो लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहें, लगातार प्रेस बिल्कुल। कॉन्फ्रेंसेस करते रहें, लगातार कोई न कोई इवेंट करते रहें, लगातार बोलते रहें, क्योंकि उसी में उनका लाभ है। हिमाचल हार गई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राहुल बाबा वहाँ कैंपेन करने नहीं गए। और लोगों का मानना है कि यदि राहुल जी की 2-4 रैलीज़ वहाँ हो जाती, तो निश्चित रूप से जो थोड़ा बहुत अंतर था, आधे % से भी कम का अंतर है वोटिंग प्रतिशत में, तो वो न केवल ब्रिज हो जाता, बल्कि बीजेपी को अच्छी एडवांटेज मिल जाती। सही। और वैसे भी वो पूरी तरह से इस समय, ये जो भी आपने बताया है, या कि ये इनका जो थिंक टैंक है, वो पूरी तरह से लेफ्टिस्ट का है। और वो केवल और केवल एक और एक उनका ध्येय है, उसी में उनकी रुचि है, और वो ये है कि हम किसी तरह से सत्ता पा जाएँ। और सही सत्ता है। पाने के लिए वो कोई भी कार्य कर गुज़रने से गुरेज नहीं रखते, उसके लिए चाहे उनको देश भी क्यों ना बेचना पड़े। कई बार मैं उदाहरण देता हूँ लेनिन का, कि लेनिन ने पूरा षड्यंत्र रचा कि रूस जो है, उस समय का जो रूस था, रशिया, वो प्रथम विश्व युद्ध में हार जाए, जिससे कि उन्हें सत्ता पर काबिज़ होने का अवसर मिले। वो जर्मनी में बैठ के लगातार षड्यंत्र कर रहे थे। इन लोगों की भी स्थिति उस लेनिन से बहुत बेहतर नहीं है, और ये जानते हैं कि जिस तरह से वो वही एग्ज़ाम्पल ये लेते हैं, वही उदाहरण लेते हैं कि लेनिन ने तो बाहर बैठ के षड्यंत्र रचा, फिर उसके बाद फिर क्रांति कुछ और लोगों ने की, बाद में वो वहाँ पहुँच गए वो क्रांति का श्रेय लेने के लिए। और फिर उसके बाद भी मेजॉरिटी में ना होते हुए भी उन्होंने जो अपने अपनी जो एक सेनाओं में जो पैठ उन्होंने बनाई थी, उसके सहारे उन्होंने कब्जा कर लिया एक दिन पार्लियामेंट पे। और उसके बाद आप जानते हैं कि सोवियत यूनियन फिर 70 साल गुलाम रहा कम्युनिस्टों का। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इनके लिए भी इसमें कोई समस्या नहीं है, ये भी यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से बस सत्ता हमारे पास एक बार आ जाए, और इस बार यदि सत्ता हमारे पास आ गई, तो दोबारा फिर हम जो है ये डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं रखेंगे, और फिर हम अपने पास ही रखेंगे। बस यही है कि किसी तरह से बिल्ली के भाग से छींका टूट जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी के साथ फिर अब हम इसको यहाँ पर विराम देंगे। दर्शकों से एक बार पुनः अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें आर्थिक सहयोग के लिए जो लिंक्स आपको दिख रहे हैं, उन पर जाकर क्लिक करके कृपया हमें आर्थिक सहयोग भी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। ओंकार जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।